एजी गुरु यूट्यूब चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने प्रिपरेशन के बारे में अपने जूनियर्स को बता सकूं और मुझे भी अपने एक फ्रेंड से एजी गुरु चैनल के बारे में पता चला। मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि इस पे नए नए इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, सभी लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एजुकेट चैनल में। मैं अंकित कुमार, इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। मैंने आप सबके लिए ऑल इंडिया के एग्रीकल्चर टॉपर्स के इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें मैं आपको लगातार ICER, JRF, SRF और एग्रीकल्चर जॉब सेलेक्टर स्टूडेंट्स मिलवाता जा रहा हूँ, जिन्होंने AAO, AO, FO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या किसी भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किया है, उनसे आपको लगातार मिलवाता जा रहा हूँ। इस सीरीज में आज हमारे साथ है मिस्टर सोनू भारती जी। ये बिहार स्टेट से हैं। इन्होंने अपना UG बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया था और अपना PG GBPAT पंतनगर उत्तराखंड से कंटिन्यू करेंगे। इन्होंने ICER, JRF एग्जाम एंटोमोलॉजी से दिया था। इनकी ऑल इंडिया रैंक 17 थी और कैटेगरी रैंक 7 थी। तो आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने एंटोमोलॉजी JRF एग्जाम किस प्रकार क्रैक किया, टाइम मैनेजमेंट क्या था, क्या स्ट्रेटजी थी, कौन सी बुक्स पढ़ी थी, पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एजी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप इसी तरह के एग्रीकल्चर टॉपर्स के इंटरव्यू, स्कॉलरशिप और एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू। आई एम सोनू भारती फ्रॉम बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर. I am presently pursuing my master's degree from GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. ओके। और मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने किस सेमेस्टर से इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था? एक्चुअली मैंने JRF की प्रिपरेशन 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड से स्टार्ट कर दी थी, जब हमारी कोर्सेज होती है पेस्ट ऑफ फील्ड एंड अप्लाइड क्रॉप्स, वहां से मैंने 5th सेमेस्टर से अपनी JRF की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और आप कितना टाइम निकाल पाते थे स्टडी के लिए? शुरुआत में तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो अलॉन्ग मतलब कोर्स के साथ साथ मतलब JRF के लिए भी कर रहा था, तो 2 से 2.5 घंटे सफिशिएंट होते थे 5th सेमेस्टर में। तो मेरा 5th सेमेस्टर का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था 2 से 2.5 घंटे की स्टडी में। और उसके बाद 6th सेमेस्टर में हमारा कोर्स था बेनिफिशियल इंसेक्ट का। वहाँ पे हमने सिल्कवॉर्म, हनी बी और लैक इंसेक्ट के बारे में पढ़ा। तो 6th सेमेस्टर में मेरा वहाँ पर वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था और फिर 7th सेमेस्टर से मैंने पूरा मतलब फोकस अपने सब्जेक्ट पे कर दिया। और आपने सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी या कोई कोचिंग भी ज्वाइन की थी? मैंने बस सेल्फ स्टडी किया और सीनियर के गाइडेंस में जो उन्होंने बताया मैंने वो सभी चीजें पढ़ी। तो अब आप बुक लिस्ट बता दीजिए। सबसे पहले जो एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी से अपना JRF का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेसिक बुक है इंसेक्टा 1 और इंसेक्टा 2। तो इंसेक्टा जैसे कि हम लोग जानते हैं रघु मूर्ति के द्वारा लिखी गई है, TNAU ऑथर्स हैं, वो TNAU यूनिवर्सिटी के ऑथर्स हैं जो इंसेक्टा 1 और इंसेक्टा 2। तो सबसे पहले एंटोमोलॉजी स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक बुक है इंसेक्टा को ट्रॉली जितने बार हो सके उतने बार स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। उसके बाद इंसेक्टा 2 में सबसे पहले उन्हें अप्लाइड कोर्स के बारे में, जैसे पेस्ट ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, उससे और पेस्ट ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए आपको DS रेड्डी जो बुक आती है अप्लाइड एंटोमोलॉजी की, उससे आपको पूरी मतलब पेस्ट ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन उसमें दी गई है। और उसके बाद जैसे आपका 6th सेमेस्टर में सबसे पहले 2nd सेमेस्टर में 3 कोर्सेज हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और टेक्सोनॉमी। तो वो इंसेक्टा पूरी तरह से कवर कर देती है उन तीनों कोर्सेज को। उसके बाद 5th सेमेस्टर में हमारा कोर्स है। 5th सेमेस्टर में एक और कोर्स आती है जो कि सॉइल साइंस के अंडर आती है। तो वो आपका था वो बायोपेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर्स की कोर्स। तो वो भी एक्चुअली एंटोमोलॉजी का ही पोर्शन है। उसको भी आपको अप्लाइड एंटोमोलॉजी के बुक से कवर करनी है, जैसे DS रेड्डी हो गई, अटवाल और धालीवाल की बुक आती है, उससे आप कवर कर सकते हैं उस पोर्शन को। फिर 5th सेमेस्टर में जैसे हमारा बेनिफिशियल इंसेक्ट का कोर्स है, तो उसके लिए आप ट्रिपल ई बुक को पढ़ सकते हैं। जैसे ट्रिपल ई में जो बसंतराव डेविड के द्वारा लिखी गई है, उस बुक से आप अपना पूरा का पूरा बेनिफिशियल इंसेक्ट का पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे
जैसे कि ये वाली बुक है, ये वसंतराव डेविड के द्वारा लिखी गई है ट्रिपल ई बुक। इस बुक से सारे मतलब बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में आप कवर कर सकते हैं। वेक्टर्स हो गया, टेस्ट ऑफ वेटनरी एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, फिर रोडेंट्स, ये सब एक्स्ट्रा चीजें इस बुक में दी गई है। उसके बाद जब आप सारे बेसिक चीजों को पढ़ लें, उसके बाद आपको इंटमोलॉजी ट्रीटाइज से अपनी सारी पढ़ी गई चीजों को इससे कवर करनी है, और जो कि टीवी प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और इसे टीवी प्रसाद के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव बुक भी बनाई गई है, ऑब्जेक्टिव इंटमोलॉजी, और इस पे आप कोशिश करेंगे आप सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाए। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्ट जेआरएफ एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा जब इंटमोलॉजी पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप लास्ट के टाइम में इंटमोलॉजी रिफ्रेशर, इस बुक को पूरे अच्छे से एक बार, जितने बार हो सके उतने बार पढ़े। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि और बुक्स में नहीं दिए गए हैं, तो ये बुक को पढ़ना भी बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जैसे फिजियोलॉजी का पोर्शन इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और मतलब इंसेक्टिसाइड का पोर्शन इस बुक से आपको पूरे तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड के बारे में हमें ज्यादा सेमेस्टर के मतलब इंटमोलॉजी में यूजी सेमेस्टर में ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो अप्लाइड इंटमोलॉजी बाय डीएस रेड्डी, और एक ये बुक है जो इंटमोलॉजी रिफ्रेशर है, के फनी कुमार और के द्वारा लिखी गई है। तो इस बुक में आपको सारे क्लासिफिकेशंस वगैरह दिए गए हैं इंसेक्टिसाइड के। तो इस बुक को पढ़ के और डीएस रेड्डी को पढ़ के आप इंसेक्टिसाइड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका इंटमोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, तो आपको सबसे पहले निमेटोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। निमेटोलॉजी की सबसे बेस्ट बुक है ये इंट्रोडक्टरी निमेटोलॉजी। ये आपका बस वालिया एंड बजाज के द्वारा लिखी गई है। इसको जितने बार हो सके उतने बार आप पढ़ें। इस बुक में थोड़ा डिफिकल्ट है इस बुक को समझना, इसलिए इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं तो अपने जूनियर्स को यही कहूँगा, थोड़ा मतलब डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटे निमेटोलॉजी के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि इसको समझना और इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, इसको याद करना है। तो निमेटोलॉजी, उसके बाद जब आप इस बुक को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो उसके बाद आप निमेटोलॉजी ट्रीटाइज पढ़ें। निमेटोलॉजी ट्रीटाइज है, ये भी लिखी गई है देवराजा केपी के द्वारा लिखी गई है ये बुक। ये IRI से पब्लिश हुई है। तो इस बुक में पूरा समरी दिया गया है इंट्रोडक्टरी निमेटोलॉजी का। तो इस बुक को पढ़ के आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो हैं, जैसे ये बुक है निमेटोलॉजी रिफ्रेशर, इस बुक में सारी एक्स्ट्रा पॉइंट दी गई है। तो इस बुक को पढ़ के आपका सारा का सारा निमेटोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं ट्रीटाइज और रिफ्रेशर में, तो आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं। और जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप निमेटोलॉजी इंटमोलॉजी ट्यूटर को सॉल्व कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए। बस इतने सारे बुक्स को पढ़ने की जरूरत है। आपने बहुत ही अच्छी तरह से बुक्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, बहुत नाइस। और आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सबको इन बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाकर एंटोमोलॉजी के लिए सभी जो बुक्स उपयोगी है वो आप पा सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने हैंड रिटन नोट्स किस प्रकार तैयार किए? मैंने शुरुआत में इंसेक्टा को पढ़ा और इंसेक्टा से ही हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेयर किया, हर चैप्टर्स के मतलब डिवाइड करके। जैसे मॉर्फोलॉजी का अलग नोट्स प्रिपेयर किया, फिर फिजियो का, फिर टैक्सो का अलग अलग नोट्स प्रिपेयर करके उसको खुद से फिर पढ़ा। और टेक्सोनॉमी में चूंकि बहुत ज़्यादा ही याद करने को होता है, फैमिली ऑर्डर फिर और इंसेक्ट्स के नाम वगैरह, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, शुरुआत में पढ़ने में दिक्कतें आती है। तो आप उसको जितना बार हो सके टेक्सोनॉमी पोर्शन को उतना याद करें। तो आपको जैसे पेस्ट ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है, वहाँ भी बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स याद करने हैं, तो उसको याद करने में आपको थोड़ी सहूलियत मिलेगी। ओके, अब आप बताइए आपने मेन एग्जाम को किस तरह हैंडल किया? आपने कितने क्वेश्चन किए थे और एग्जाम का क्या पैटर्न होता है और आपका कितना स्कोर हुआ था, और नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करें? जैसे मैंने जब एग्जाम के लिए जब गया था, 70 सितंबर को एग्जाम था, तो जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर हुआ था, तो मैं पहले से ही सोच के गया था कि मेरा टारगेट 80% स्कोर करना है। लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो मुझे क्वेश्चन पेपर को जब मैंने जज किया, तो मुझे लगा क्वेश्चन पेपर टफ है,
तो मैं एक समय के बाद जैसे 85-90 के बीच जब पहुंचा तो मुझे लग रहा था कि इससे ज़्यादा कोई सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जैसे जिसमें मुझे थोड़ा सा शक था कि हाँ ये सही हो सकता है, तो उस 5-6 क्वेश्चंस में मैंने एलिमिनेशन मेथड से मतलब तुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली वो एक भी सही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है ताकि आपका रैंक थोड़ा ऊपर आए। तो जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि हाँ ये सही हो सकता है, ये आपने कहीं पढ़ा है, बस उस क्वेश्चन में आपको तुक्का मारें, वरना पूरा पूरा अवॉइड करें तुक्का मारना। और सबसे मेन कंफ्यूजिंग होती है स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चन। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन को एक बार पढ़ के कभी ना बनाएं, वो 2-3 बार उसको जरूर पढ़ें, उसके बाद उसके सही आंसर्स को करें। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि पहला ऑप्शन ही बस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स और उसमें टिक मार देते हैं, तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग की चांस ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को 2 बार कम से कम जरूर पढ़ें, उसके बाद ही आंसर को टिक करें। ओके, तो आपने कितने राउंड में किया था, मतलब टाइम इनफ रहता है क्या पूरा? मतलब क्वेश्चंस उतने टफ, मतलब उतने ज्यादा लेंदी नहीं होते हैं कि आपको पूरे 2 घंटे लगेंगे उसको सॉल्व करने में। मेरे ख्याल से 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन को एक बार तो पूरे अच्छे से बना ही सकते हैं। तो और उसके बाद फर्स्ट राउंड में मैंने जैसे 91 क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले अटेम्प्ट में। तो पहले अटेम्प्ट में मैंने 91 क्वेश्चन, और सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने किया तो 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने टोटल 99 या 100 अटेम्प्ट किए थे और 6-7 क्वेश्चन में तुक्का मारा। ओके, तो अब आप बताइए, आपने एग्जाम के लास्ट 10 डेज में किस प्रकार रिवीजन किया था? जैसे एग्जाम के लास्ट डेज में जैसे 2 बेसिक बुक है हमारे, ट्रीटाइज और रिफ्रेशर। इस बुक को मैं डेली एक बार पढ़ जाता था और बेसिकली क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। और जैसे एक बुक है हमारा नेमरा सुंडा, जनरल एग्रीकल्चर के लिए। उस बुक को मैंने लास्ट 10 डेज में 2-3 बार पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा। और कोई भी स्टूडेंट है जो जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रही है, उस बुक को आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे नेमरा सुंडा बुक है, सब इस बुक के बारे में जानते हैं। नेमरा सुंडा बुक, जनरल एग्रीकल्चर, तो इस बुक को आप स्किप ना करें। इस बुक पे एकदम कंटिन्यूअस फोकस करें और इसको रेगुलरली पढ़ते रहें। तो लास्ट 10 डेज में मैंने जनरल एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया और 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। ओके, तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? मोटिवेट रखने के लिए एक्चुअली मैं प्रीवियस ईयर के टॉपर्स का वीडियोस देख लेता था, कैसे उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी। उसके बाद मेरे सीनियर्स थे, उनसे बात करता था, वो मोटिवेट करते थे। तो इस तरह से और कुछ ओके, आपने ऐसे जेआरएफ के लिए एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट को ही क्यों चुना? और जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, उनको जेआरएफ का सब्जेक्ट किस प्रकार चुनना चाहिए? एग्रीकल्चर के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आते आते आप सारे फंडामेंटल कोर्स को पढ़ लेते हैं। तो जब फिफ्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड से आपकी अप्लाइड कोर्सेज स्टार्ट होती है, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर आते आते ये पता चल जाती है कि आपको सबसे ज्यादा मजा कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में आ रहा है। तो जब मैंने इसके ओवर थिंक ओवर किया तो मुझे लगा कि मेरा एंटोमोलॉजी पार्ट बहुत ही अच्छा है और मैं उसको लेकर के आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। और एंटोमोलॉजी पढ़ने में मेरा ज़्यादा ही ध्यान लगता था, तो मैंने फोर्थ सेमेस्टर के बाद एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट को उठाया और उससे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके, और एंटोमोलॉजी के अंदर करियर और स्कोप क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं एंटोमोलॉजी प्लांट प्रोडक्शन का एक अहम हिस्सा है और एग्रीकल्चर में बिना प्लांट प्रोडक्शन के कुछ पॉसिबल है नहीं। क्योंकि जैसे एंटोमोलॉजी का जो कोर्स है, हम लोग जानते हैं किसान को कीट को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। वो इंसेक्टिसाइड्स का यूज वगैरह बहुत ज़्यादा ही अधिक करते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर के अंदर 5-6 कोर सब्जेक्ट है, तो एंटोमोलॉजी उसमें से एक बहुत ही आम सब्जेक्ट है। तो मुझे एंटोमोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोप नज़र आता है। और इसमें जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे अच्छे जॉब है, जैसे कि पेस्टिसाइड कंपनी में है, फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, फिर बेनिफिशियल इंसेक्ट को मैनेजमेंट करने में, फिर बेनिफिशियल इंसेक्ट की तरफ भी एंटोमोलॉजी का है, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत सारे जॉब हैं। ओके, और ऐसा जेआरएफ एंटोमोलॉजी में टोटल सीट्स कितनी होती है, जेआरएफ नॉन जेआरएफ? इस साल जैसे 2021 में टोटल 23 सीट्स थी आईसीआर में जेआरएफ की, जनरल और ओबीसी कैटेगरी को मिला करके, और 10 से 12 सीट थे टोटल अलग कैटेगरी में। टोटल 35 सीट्स थी जेआरएफ के अंडर। और
टोटल नन जेआरएफ और जेआरएफ को मिला करके आई थिंक 152 सीट्स है 2021 के अंदर। और ये डिपेंड करता है कि कौन से यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेशन मिला उस साल, किसकी एक्रेडिटेशन चली गई, तो ये घटते बढ़ते रहता है। ओके, तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी तो मैं एसआरएफ के लिए कर रहा हूँ, तो अभी फ्यूचर प्लान तो यही है कि एसआरएफ एग्जाम बैठना है और एसआरएफ एग्जाम देनी है। क्या आपने अभी तक कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जाम दिया गवर्नमेंट एग्रीकल्चर? नहीं, अभी तक तो मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है, एमएससी करना अच्छा रहता है या मतलब बीएससी के बाद प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब जाना अच्छा रहता है गवर्नमेंट सेक्टर में? एमएससी करने से ये हो जाती है ना कि जैसे आपके पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो जाती है, और स्पेशलाइजेशन के बाद स्कोप बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, उस सब्जेक्ट की आपकी अच्छी जानकारी है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी होगी। जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में तो मैंने यही देखा है कि जितनी आपके पास डिग्री है उस हिसाब से आपकी सैलरी होगी, क्योंकि बीएससी के बाद उतनी ज्यादा वैकेंसीज आती नहीं है। वैकेंसीज तो आती है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होती है, कभी 10 साल कभी 12 साल लग जाते हैं। लेकिन मास्टर्स करने के बाद अलग अलग मतलब जगह पर स्पेशलाइज लोगों को खोजा जाता है, तो उसके बाद आपके जॉब लगने के चांसेस ज्यादा ही बढ़ जाते हैं और उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बन जाती है, तो इंटरव्यू वगैरह में वो ज्यादा काम आती है। ओके, आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दे दिया, फिर भी अगर कुछ रह गया जो अपकमिंग जूनियर्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो बता दीजिए। मैं तो अपने जूनियर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि वो सब्जेक्ट के साथ कांस्टेंट टच में रहें। एंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। 1-2 दिन भी आप छोड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो भी पीछे का चीज पढ़ा है वो आप भूल गए, और लास्ट के टाइम में जब आपका 1 से 1.5 महीने का टाइम बचे, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, जितना भी कंटेंट, क्योंकि 1.5 महीने में आप पूरे के पूरे सिलेबस को फिर से पढ़ नहीं सकते। तो वहां पर ऑब्जेक्टिव के थ्रू अपने आप को जज करें कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें उस लास्ट के 1 महीने में। तो मैं अपने जूनियर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि एकदम सब्जेक्ट के साथ कांस्टेंट टच में रहें। ओके, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ग्रेजुएशन किस प्रकार किया, आपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन किस प्रकार किया, और कितना मार्क्स जरूरी होता है ग्रेजुएशन के अंदर? अगर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इतना टारगेट हो तो कोई दिक्कत नहीं? आपको जेआरएफ एग्जाम में बैठने के लिए अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 6.6 ओजीपीए की जरूरत पड़ती है, और अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको 6 ओजीपीए की जरूरत पड़ती है। तो क्योंकि अगर आप किसी चीज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी ढंग से पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वही चीज को इलाबोरेट करके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस को तैयार किया जाता है। तो कम से कम ग्रेजुएशन के अंदर आपको जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना है उसका एकदम ढंग से नोट्स बनाएं, उसको अच्छे से पढ़ें, और जैसे जनरल एग्रीकल्चर है उसको तो पढ़ते ही रहें, क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम होगा तो जनरल एग्रीकल्चर का तो जरूरत है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक, जैसे सब लोग पढ़ते ही हैं, नीमरा सुंडा बेसिक एग्रीकल्चर है। एजी गुरु यूट्यूब चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने प्रिपरेशन के बारे में अपने जूनियर्स को बता सकूं, और मुझे भी अपने एक फ्रेंड से एजी गुरु चैनल के बारे में पता चला। मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि इस पे नए इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, सभी लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाल कर हमें इंटरव्यू दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय।